वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। मैं आपको टीच करूंगा डीटी एंड आईडीटी। डीटी डायरेक्ट टैक्सेशन, आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ के बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जिंदगी में आपने ये सब्जेक्ट इस लेवल तक बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं उन्होंने तो शायद पढ़ा भी हो ग्रेजुएशन में, लेकिन इस लेवल का नहीं पढ़ा होगा। और जो अपना फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। वो लाइफ में सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ने वाले हैं और कोशिश रहेगी कि इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इंटरेस्टिंग है भी, और मैंने कोशिश भी करी है कि इस सब्जेक्ट को मैं और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं, आपको समझ में आए ये सब्जेक्ट और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको ये पता है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो हर इंडियंस को पता होता है। और ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सब जगह दो ही तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आप सरकार को डायरेक्टली पे करते हो उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस। जो आप टैक्स सरकार को इनडायरेक्टली पे करते हो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये दो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आप इनकम को अर्न करते हो, उस पर आप टैक्स सरकार को डायरेक्टली पे कर देते हो, यू आर पेइंग डायरेक्टली, इसलिए इसको कहा गया डायरेक्ट टैक्स। और आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, रेस्टोरेंट में आप जाते हो, अपना मनपसंद पिज्जा, बर्गर, शाही पनीर जो भी आपको पसंद है आप उसको ऑर्डर करते हो, खाना पीना खाते हो। जो बिल आता है उसमें जीएसटी लगा होता है और जीएसटी के साथ आप बिल को पे करते हो जो रेस्टोरेंट का ओनर होता है उसके लिए। वो उस टैक्स को आगे पास कर देता है गवर्नमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली बर्डन तो आप पे पड़ा, आपने पे किया, बट आपने डायरेक्टली पे नहीं किया, आपने इनडायरेक्टली पे किया, इसलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो दो ही तरीके से आप सरकार को टैक्सेस पे कर सकते हो, या तो डायरेक्टली पे कर सकते हो या इनडायरेक्टली पे कर सकते हो। जो आप और आपके सरकार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, थर्ड पर्सन नहीं आएगा, उस टैक्स को बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और जहां पे एक मिडिल मैन होगा, पहले वो आपसे कलेक्ट करेगा उसके बाद सरकार को देगा, उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि मैंने जीएसटी बोला। ऐसा भी कर सकता है कि वो पहले अपनी जेब से सरकार को पे कर दे फिर आपसे रिकवर कर ले, जैसे कस्टम ड्यूटी में। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इंपोर्टर है, उसने गुड्स को इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करते समय उसने कस्टम ड्यूटी के लिए पे कर दिया। अब कस्टम ड्यूटी उसने गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दी और अपना प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। अब आप जब गुड्स को खरीदते हो तो आप उसको पे करते हो। जो कस्टम ड्यूटी वो सरकार को पे कर चुका था उसने गुड्स की कॉस्ट के अंदर उसको ऐड कर रखा है, तो अल्टीमेटली बर्डन तो आप पे पड़ा। लेकिन आपने डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया, उसने पहले सरकार को दे रखा था और फिर आपसे रिकवर कर लिया, इसलिए कस्टम ड्यूटी को भी बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल इनडायरेक्ट टैक्सेस के बच्चों को बताया करते थे। मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता था, सेम स्टेट में लगता था उसको वेट कहा जाता था अगर गुड्स सेल होती थी सेम स्टेट में। जो सर्विसेज पे लगता था उसको सर्विस टैक्स कहा जाता था। लेकिन इन सबको अब जीएसटी के अंदर सबस्यूम कर दिया गया है, जीएसटी के अंदर समाहित कर दिया गया है। तो बहुत सारे टैक्सेस को मिला के एक नया इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब उसको जीएसटी कहा जाता है। तो मेन डिफरेंस तो यही है कि जो टैक्स आप सरकार को डायरेक्टली पे करते हो डायरेक्ट टैक्स, जो इनडायरेक्टली पे करोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे एग्जांपल और भी पॉसिबल हैं बट दीज आर द मेन एग्जांपल्स। तो इनकम टैक्स क्योंकि सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन जो डायरेक्टली सरकार को होता है वो इनकम टैक्स का होता है, इसलिए हम लोग जनरली इंटरचेंजेबली बोल देते हैं। हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, या हम बोल देते हैं कि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरचेंजेबली आप यूज नहीं कर सकते हो। सारे के सारे डायरेक्ट टैक्सेस होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स भी है, ये बात कंफर्म्ड है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, लेकिन इनकम टैक्स के अलावा और भी टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं। तो अगर इन जनरल बोला जाए कि हम डायरेक्ट टैक्स को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि आप एक से ज्यादा टैक्स को, इनकम टैक्स के अलावा कोई और भी डायरेक्ट टैक्स आप पढ़ रहे हो।
लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सरकार के लिए सबसे बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू का, इसलिए जनरली हम ये बोल देते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट टैक्स है, या फिर हम बोल देते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम, हमारे पेपर का नाम इनकम टैक्स है। आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बच्चे ये पूछते हैं सरकार हमसे टैक्सेस क्यों लेती है, इसको भी छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे चलेंगे। पहले मैं डेफिनेटली इनकम टैक्स को शुरू करूंगा और फिर मैं आपको जीएसटी और कस्टम ड्यूटी की क्लासेस भी साथ साथ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले डेफिनेटली मैं इनकम टैक्स के लिए स्टार्ट करूंगा। देखो, देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, और वो पैसा सरकार हम लोगों से टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करती है, और फिर फैसिलिटीज की फॉर्म में वो पैसा हमें वापस कर दिया जाता है। देखो, इस तरीके से समझो कि एक घर के अंदर 4 लोग रहते हैं, 4 भाई रहते हैं, और एक कॉमन ड्राइंग रूम है। अब वो अपनी अपनी इनकम को ऑन करते हैं, अपने घर में टीवी लगा रखा है, और बड़े भाई ने अपने जो उसका रहने का जगह उसके लिए एलोकेटेड है, सारी दुनिया की फैसिलिटीज लगा रखी हैं। और एक ड्राइंग रूम भी है जिसके अंदर मेहमान वगैरह मिलने आते हैं, मेहमान चारों भाइयों से मिलने के लिए आते हैं। तो वो चारों भाई मिलकर डिसाइड करते हैं, ऐसा करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी इनकम का डाल दिया करेंगे, और जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनकी जो जरूरतें होंगी, प्लस उनके जो नाश्ते वगैरह के लिए पैसा चाहिए होगा, ड्राइंग रूम को मैनेज करने के लिए, उस बॉक्स में से खर्च करते रहेंगे। तो हमारी जो जरूरतें होती हैं वो 2 लेवल पे होती हैं। एक तो हमारी जरूरत वेरी पर्सनल लेवल पे होती है, जो बिल्कुल व्यक्तिगत होती है, और एक हमारी जरूरत ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जो मेरी जरूरत है वही मेरे पड़ोसी की जरूरत है, वही मेरे और जो साथ में रहते हैं उनकी जरूरत है, और जो मुझसे दूर भी रहता है उसकी भी वो जरूरत है। तो उस पैसा जो मैं कमा रहा हूं उसके 2 हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा तो मैं इसलिए रख लेता हूं कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा, मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन फीस देनी है, मुझे अपने घर के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीदना है, मुझे अपने खाने पीने का सामान खरीदना है, ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हो गई। लेकिन कुछ जरूरतें ऐसी हैं, जब सड़क पर चलेंगे तो मेट्रो चाहिए। अब वो मेट्रो से मैं भी चलूंगा, मेरे फ्रेंड्स भी चलेंगे, मेरे रिलेटिव्स भी चलेंगे, मेरे पड़ोसी भी चलेंगे, और जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी चलेंगे। इसी तरीके से आपको सड़क अच्छी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको फ्लाईओवर चाहिए, आपको ब्रिज चाहिए, आपको सैटेलाइट चाहिए। आप ये चाहते हो जो हमारे पड़ोसी देश है उनसे हमारा मुल्क सेफ भी रहे, रहना भी चाहिए सेफ, तो हमें आर्मी भी अपनी अच्छी चाहिए, उन आर्मी के लोगों को हमारे लिए सैलरी भी देनी पड़ेगी। अब वो केवल जो आर्मी पर्सनल है वो केवल मेरे लिए तो अपने देश को सेफ नहीं कर रहे हैं, जितने भी देश के अंदर रहते हैं सभी की सेफ्टी के लिए वहां पे तैनात है, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, उन लोगों के लिए वेपन्स खरीदने पड़ेंगे, आर्म्स खरीदने पड़ेंगे। तो सरकार को ये सारे काम करने के लिए जो कॉमन काम है, जो लार्जली सोसाइटी को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जो एक लार्ज लेवल पे आपकी लाइफ को बेटर बनाते हैं, देश के बेनिफिट के लिए होते हैं, हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे इसके लिए खर्चा किया जाता है। जैसे इसरो ने अभी चंद्रमा पे भेजा था चंद्रयान, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जाके थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया और हम सबको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन अनाउंसमेंट इसरो ने कर दिया है कि बहुत जल्दी इसरो चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने वाला है, और वी होप कि वहां पे पहुंचेगा। तो हमारे लिए प्राउड मूवमेंट होता, हम बहुत सारे नए नए इन्वेस्टिगेशंस करते, चंद्रमा के बारे में पता चलता, फ्यूचर में हो सकता है वहां पे आदमी के रहने की पॉसिबिलिटीज को हम तलाशते। ये अर्थ कभी छोटा पड़ जाएगा तो वहां पे लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, अर्थ पे किसी भी तरीके की कोई विपत्ति फ्यूचर में आती है, स्टीफन हॉकिंग्स कह के ही गए थे कि 1000 साल की लाइफ अर्थ पे बची हुई है, इतना तो आप भी पढ़ते होगे न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर। तो सोचो, जो सरकार है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को सेव करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या क्या करती है। मैं दिल्ली में रहकर क्लासेस रिकॉर्ड करता हूं, हालांकि कुछ लोग आपके उड़ीसा में भी क्लासेस खरीदते हैं, वेस्ट बंगाल में खरीदते हैं, हैदराबाद में कुछ लोगों ने खरीदा हुआ है, उत्तराखंड में खरीदा हुआ है, ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट गवर्नमेंट ने, आपके जो भी गवर्नमेंट है उसने क्या आपके लिए प्रोवाइड किया है, लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ सालों में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, कितना ज्यादा दिल्ली के अंदर विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया। दिल्ली में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, दिल्ली में पार्क्स को मेंटेन किया गया है, जो हमारे यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के पार्क्स हैं उसमें ओपन जिम लगाई गई है जगह जगह, उन पार्क्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है।
तो सरकार हर लेवल पे मेरी लाइफ को और आपकी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रही है। तो सरकार कहती है इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो जो भी पैसा हम लोग कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा तो हमारी पर्सनल नीड्स के लिए होता है और कुछ हम सरकार को दे देते हैं, और जो सरकार के पास पूल बन जाता है, सरकार के पास कॉमन फंडिंग टैक्सेस की होती है, वो हमारे लिए ही, हमारे बेनिफिट के लिए ही फैसिलिटीज की फॉर्म में हमको वापस कर दिया जाता है और हमें उसको फिर बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर सिटीजन को टैक्स ईमानदारी से ऑनेस्टली पे करना चाहिए। सर फिर पे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो बेनिफिट्स कई बार आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऑनेस्टली अगर सरकार काम करे तो वो बेनिफिट्स आपको दिखाई पड़ेंगे और फिर उसके बाद आपको टैक्स पे करने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि वो बेनिफिट्स आपके लिए विजिबल है। आपको सड़कें साफ मिलने लगे, आपको पार्क्स मेंटेन मिलने लगे, आपको पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर कर दिया जाए, रेलवे कंपार्टमेंट्स को साफ कर दिया जाए, रेलवे की टाइमिंग अच्छी कर दी जाए, बच्चों के स्कूल्स को इंप्रूव कर दिया जाए, हॉस्पिटल्स को साफ सुथरा कर दिया जाए और कम रेट पे अच्छी दवाइयां मिलना शुरू हो जाएं। कम से कम सरकार यही काम कर दे तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि मेरा पैसा मेरे लिए खर्च किया जा रहा है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो स्कैम्स कर लेते हैं कभी कभी, या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए खर्च कर लेते हैं, फिर जनता तक वो बेनिफिट्स पहुंच नहीं पाते हैं, तो मन खट्टा हो जाता है और फिर एक आदमी टैक्स देने से डरता है। अदरवाइज टैक्स देने का पर्पज क्या है मैंने आपको समझा दिया। टैक्स देने से कंट्री का डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट के अल्टीमेटली आप भी भागीदार होते हो, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। तो टैक्स पे करना चाहिए और वो आपको बेनिफिट्स की फॉर्म में वापस मिलेगा, सेफ्टी की फॉर्म में वापस मिलेगा, सिक्योरिटीज की फॉर्म में वापस मिलेगा, साइंस की फॉर्म में वापस मिलेगा, एंड डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की फॉर्म में आपके लिए वो टैक्सेस वापस किए जाएंगे। तो जो टैक्स सरकार हमसे लेती है वो कौन सी सरकार लेगी ये भी डिसाइड करना जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या स्टेट गवर्नमेंट लेगी? फेडरल सिस्टम है, आपको इतना भी पता है। एक हमारी यूनियन गवर्नमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इस समय मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसकी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसी तरीके से यूपी के योगी आदित्यनाथ जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के मोहनलाल खट्टर जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, और जिस स्टेट में भी आप रहते हो वहां आपके चीफ मिनिस्टर्स होंगे। तो एक राज्य सरकार है जो केवल अपने स्टेट के लोगों को इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च कर रही है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है और वहां पे सरकार चला रही है। तो कुछ पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पैसा खर्च करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शंस में आता है, स्टेट गवर्नमेंट उस चीज को इंप्रूव करेगी। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा टैक्स किसके पास जाना चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, एक को कहा जाता है स्टेट लिस्ट, और एक को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर लिखे हुए हैं उन सब पे लॉ पास करने की जो अथॉरिटी डेलीगेट की गई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स दे रखे हैं उन पे लॉ पास करने की, एक्ट बनाने की जो पावर दे रखी है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए दे रखी है। और जिन मैटर्स पे, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स हो चाहे नॉन फाइनेंशियल मैटर्स हो, कोई भी कानून इंडिया में पास होगा उसकी पावर गवर्नमेंट के पास आनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। और उन सारे मैटर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। बहुत पहले यह समझ लिया गया था कि कन्फ्लिक्ट नहीं हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, टकराव नहीं हो, इसलिए उन दोनों का जुरिस्डिक्शंस पहले ही डिवाइड कर दिया गया। कौन से मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स को दिए जा रहे हैं और कौन से स्टेट गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए हैं, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है लेजिस्लेशन पास करने की और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। हमें बाकी मैटर्स से मतलब नहीं है, हम तो अपने उन एक्ट की बात करेंगे जो हमें पढ़ना है। हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, हम जीएसटी की बात करेंगे, हम कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे। जो इनकम टैक्स है वो यूनियन लिस्ट के अंदर दे रखा है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्ट पास किया जाएगा,
इनकम टैक्स का जो लेवी होगा, इनकम टैक्स का जो कलेक्शन होगा, उसकी सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है, यूनियन गवर्नमेंट को दे रखी है। इसलिए जो हम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स कह रहे हैं। इसीलिए मैं दिल्ली में खड़े होकर टीच कर रहा हूं और राजस्थान का स्टूडेंट पढ़ रहा है, और दोनों स्टेट में प्रोविजन सेम है, क्योंकि स्टेट के लेवल पर पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, यूनियन लेवल पर टीच किया जा रहा है, इंडिया के लेवल पर टीच किया जा रहा है। उत्तराखंड में रह के आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तब भी डीटी का सिलेबस सेम होगा, राजस्थान में रह के कोर्स कर रहे हो आप तो अभी सेम होगा, आप केरला में रह के कर रहे हो तब भी सेम सिलेबस होगा, तेलंगाना में रहते हो तब भी सेम सिलेबस होगा, क्योंकि वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, जो पूरे इंडिया में सेम गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी भी आपका यूनियन लिस्ट में दे रखा है। जो हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसलिए कस्टम ड्यूटी के जो रेट्स होंगे वो पूरे इंडिया में सेम चल रहे होंगे जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। अब जीएसटी जो होता है, जीएसटी आने के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो चुका है, इसको हम कभी बाद में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। एक बोला जाता है सीजीएसटी, एक बोला जाता है एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएस का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंटर का हो गया, एक स्टेट का हो गया। जीएसटी आने के पहले अगर गुड्स इंट्रा स्टेट सेल होती थी, इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब हो गया अगर सेल दिल्ली में शुरू हुई और दिल्ली में ही खत्म हो गई, एक राज्य के अंदर सेलर भी था और बायर भी था, इस पर वैट लगता था और वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन इंटर स्टेट सेल होती थी एक राज्य से दूसरे राज्य में, यूपी से दिल्ली, यूपी से राजस्थान, यूपी से वेस्ट बंगाल, तो वहां लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन सा टैक्स किस सरकार के पास जाएगा ये पहले से डिसाइडेड है। जो इंट्रा स्टेट सेल होती थी, दिल्ली के सेलर ने दिल्ली के बायर को चीज को बेचा तो वैट लगता था, और वो लिखा हुआ था स्टेट लिस्ट के अंदर, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। तो दिल्ली वैट अलग होता था, राजस्थान वैट अलग होता था, केरला वैट अलग होता था, और महाराष्ट्र वैट अलग होता था, गोवा का वैट अलग होता था, हर राज्य का अपना वैट चलता था। लेकिन अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेची जाती थी तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, और ये क्योंकि यूनियन लिस्ट में लिखा था ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, और ये पूरे इंडिया में सेम रहता था। किसी भी दो स्टेट में बेचे रेट सेम रहेगा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट तो पूरे इंडिया में सेम प्रोविजंस के लिए अप्लाई करती है। तो अब इन टैक्सेस का क्या हुआ, अब जीएसटी आने के बाद ये जीएसटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं बताना यह चाह रहा था कि जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं हमें फैसिलिटीज की फॉर्म में वापस मिलता है, लेकिन थोड़े टैक्सेस हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं और कुछ टैक्सेस हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इनकम टैक्स शुरू कर रहा हूं, जो डायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसलिए इसको यूनियन लिस्ट में लिखा गया है इस वजह से। और इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये मैं आपके लिए टीच करूंगा, जो कि 1961 में पास किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। कोई भी एक्ट पास करने के लिए पहले लोअर हाउस लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट जैसे ही सिग्नेचर कर देते हैं, तो पहले बोलते हैं बिल, जब राज्यसभा में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में आता है, और जब वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बिल की जगह उसको एक्ट बोला जाता है। जैसे इसमें सीएबी का पहला जोर चल रहा था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और जब प्रेसिडेंट के साइन हो गए, दोनों हाउसेज से पास हो गया, तो सीए बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो जब टेबल पे आता है बिल होता है, जब सैंक्शन मिल जाता है दोनों हाउसेस से प्रेसिडेंट से, तो वो एक्ट बन जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स के कलेक्शन के लिए जो एक्ट पास किया गया था, हमें ये स्टडी करना है आज की डेट। तो इनकम टैक्स में बहुत सारी बातें करेंगे, अभी तो जर्नी शुरू हुई है और चलती रहेगी, ये जर्नी बहुत लंबी जर्नी चलेगी, बहुत कुछ आपको टीच करूंगा, और एंड तक कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स आपका जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फेवरेट सब्जेक्ट बने, ये पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो इनकम टैक्स जो होता है वो हम एनुअली पे करते हैं,
एक पूरे साल की इनकम पे इनकम टैक्स पे किया जाता है। इनकम टैक्स पे करने में आपके पास चॉइस नहीं है, चलो मंथली इनकम पे टैक्स पे कर देते हैं, या क्वार्टरली इनकम पे टैक्स पे कर देते हैं, या हाफ ईयरली पे कर देते हैं, 10 दिन की इनकम पे टैक्स पे कर देते हैं। यू डू नॉट हैव द ऑप्शन। इनकम टैक्स हमेशा एनुअली पे होता है, पूरे साल की इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरीके से समझो, मैंने यहां पे लिखा 2021, यहां मैंने लिखा 1920, यहां मैंने लिखा 1819, यहां मैंने लिखा 1718। एक बात और बता दूं, इनकम टैक्स में ईयर का 99% प्लेसेस पे मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का इनकम टैक्स में बस एक या दो जगह ही यूज किया गया है, बहुत रेयर। इनकम टैक्स में जहां भी ईयर लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। कैलेंडर ईयर जो होता है वो जैन से लेकर दिसंबर होता है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर मार्च होता है। तो जब भी हम बात करेंगे तो ईयर का मतलब हमेशा हम लोग फाइनेंशियल ईयर ही मानेंगे जो अप्रैल से मार्च चल रहा है। जैसे 2021 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। 1920 का मतलब हो गया 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो मैंने यहां पे कुछ फाइनेंशियल ईयर लिखे 2021, 1920, 18, 19, 17, 18। अभी अभी मैंने आपसे कहा जो इनकम टैक्स पे किया जाता है वो पे किया जाता है एनुअल बेसिस पे। तो अगर 17-18 में आपने इनकम को अर्न किया, पूरे साल इस इनकम पे टैक्स पे करोगे, तो वो टैक्स किस ईयर में पे करोगे? वो 18-19 में पे करोगे। 17-18 में की इनकम पे 17-18 में तो टैक्स पे कर ही नहीं सकते हो। सर क्यों नहीं कर सकते हैं? पूरे साल की इनकम पे टैक्स पे करना है। तो 17-18 का जो आखिरी दिन रहा होगा 31 मार्च, उसको रात को 12 बजे जाके ही तो पता चला होगा कि कितनी इनकम को अर्न किया गया है। जब तक इनकम का पूरा कैलकुलेशन नहीं कर लोगे पूरे साल की इनकम पे, तो टैक्स कैसे पे करोगे? और टैक्स एनुअल ही पे होना है। तो 17-18 की इनकम पे जो टैक्स पे किया गया होगा वो 18-19 में किया गया होगा। 18-19 की इनकम पे जो टैक्स पे किया गया होगा वो 19-20 में किया गया होगा। और जो 19-20 की इनकम पे टैक्स पे किया जाएगा वो 20-21 में किया जाएगा। दोबारा सुनो, क्योंकि पूरे साल की इनकम पे टैक्स पे करना है, तो जब तक ईयर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पता ही नहीं होगा कि हमने कितनी इनकम को अर्न किया। तो हमें पहले ईयर खत्म होने का वेट करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कंप्यूट हाउ मच इनकम वाज अर्न इन दिस ईयर। और फिर उस इनकम को कंप्यूट करने के बाद उस पर टैक्स निकालेंगे। लेकिन अब तो वो नेक्स्ट ईयर में ही निकाला जा रहा होगा, क्योंकि जिस ईयर में इनकम को अर्न किया वो तो खत्म होने पे आ गया। इसीलिए 17-18 की इनकम पे जो टैक्स पे किया गया होगा वो 18-19 में, 18-19 की इनकम को जो कंप्यूट करके टैक्स निकाला गया होगा 19-20 में, और 19-20 की इनकम पे जो टैक्स निकाला गया होगा 20-21 में। तो जिस ईयर में टैक्स को कंप्यूट किया जाता है, द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज असेस्ड और कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से ही हमेशा इनकम टैक्स शुरू होता है। असेसमेंट ईयर का मतलब ये होता है जिस ईयर में आप इनकम टैक्स को पे करते हो, असेस करते हो। असेस का मतलब होता है कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड और कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। तो 17-18 की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया? 18-19। 18-19 की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 19-20। और 19-20 में जो इनकम अर्न की गई उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 20-20। जिस ईयर में इनकम को अर्न करते हैं उसके बाद वाले ईयर में इनकम को असेस किया जाता है और उस पर फिर इनकम टैक्स को निकाला जाता है। तो जिस ईयर में आप इनकम को असेस कर रहे हो कि कितनी इनकम पे हमें टैक्स पे करना है, कितना टैक्स पे करना है, उस ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। बात तो लॉजिकल है, नाम तो आपको देना पड़ेगा। किसी भी चीज को एड्रेस करने के लिए नॉमेनक्लेचर जरूरी है, नामकरण करना जरूरी है। किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, किसी का नाम जैसे मेरा नाम सौरभ है, किसी का नाम और कुछ होगा, प्रियांशु होगा, किसी का नाम राधा होगा। तो एड्रेस करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए किसी को नाम देना जरूरी है ना। तो जिस ईयर में इनकम को असेस किया जा रहा है,
जिस ईयर में इनकम टैक्स को निकाला जा रहा है उस ईयर को क्या नाम दिया जाए? उसको नाम दिया गया असेसमेंट ईयर, क्योंकि वो ईयर असेस हो रही है उस ईयर में इनकम, इसलिए उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर शॉर्ट में कहते हैं EY। द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड और कंप्यूटेड इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। अब ध्यान से सुनो, जिस ईयर में इनकम को अर्न किया गया उसको तो बोल दिया गया असेसमेंट ईयर, लेकिन जिस ईयर में इनकम को अर्न किया गया होगा उसको क्या नाम दिया जाए? अब 2 ईयर इन्वॉल्व हो गए, एक में आपने इनकम को अर्न किया और दूसरे ईयर में आपने टैक्स पे किया इनकम को कंप्यूट करने के बाद। जिस ईयर में इनकम को असेस किया, जिस ईयर में आपने टैक्स पे किया, उसको तो नाम दे दिया गया असेसमेंट ईयर, लेकिन यह भी तो पूछो आप कि जिस ईयर में इनकम को अर्न किया गया उसे क्या नाम दिया जाए? हां सर, यह बात भी जरूरी है, उसको क्या नाम दिया जाए? तो क्योंकि वो ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा, हमेशा असेसमेंट ईयर से पहले वाला होगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोचा पहले वाले की इंग्लिश होती है प्रीवियस, तो उस ईयर का नाम दे दिया गया प्रीवियस ईयर। यह नाम बहुत मजेदार नाम नहीं है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से केवल इतना पता चल रहा है कि यह असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा, लेकिन इससे यह पता नहीं चल रहा है कि इस ईयर का पर्पज क्या है। जैसे असेसमेंट ईयर से तो पर्पज भी चल रहा है कि जिस ईयर में भी असेस किया गया होगा। अब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इस ईयर में इनकम और इनकम टैक्स को असेस किया गया होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर नाम से यह पता नहीं चल रहा है कि इस ईयर में हुआ क्या होगा। हां, यह पता चल रहा है कि असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि असेसमेंट ईयर से पहले वाले ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हो गई द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर में इनकम को अर्न किया जाता है उसको प्रीवियस ईयर कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। बहुत ही मैं अच्छी बात आपके लिए बता रहा हूं। जिस ईयर में आपने इनकम टैक्स को कंप्यूट किया दैट इज असेसमेंट ईयर, तो इनकम डेफिनेटली उससे पहले वाले ईयर में अर्न की गई होगी, तो उसको नाम किया दीजिए, क्योंकि वो हमेशा असेसमेंट ईयर से पहले वाला ईयर होगा, इसलिए उसके नाम दे दिया गया प्रीवियस ईयर, और इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन गया। अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 17-18। अगर असेसमेंट ईयर 19-20 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 18-19। अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 19-20। देखो, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से समझना, वरना गलती कर दोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 17-18 प्रीवियस ईयर है इसलिए असेसमेंट ईयर 18-19 होगा। मैंने बल्कि ये बोला कि अगर असेसमेंट ईयर 18-19 है तो प्रीवियस ईयर 17-18 होगा। तो डिफरेंस है, डेफिनेटली डिफरेंस है। मैंने ये नहीं बोला कि 18-19 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर 19-20 होगा। मैंने कहा क्योंकि असेसमेंट ईयर 19-20 है इसलिए प्रीवियस ईयर 18-19 होगा। एंड सिमिलरली आई सेड अगर असेसमेंट ईयर 20-21 है तो प्रीवियस ईयर 19-20 होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाला, तो हमें यह बताना पहले चाहिए कि किससे पहले वाला। आप समझो बात के लिए, हम प्रीवियस ईयर को आइसोलेशन में नहीं बोल सकते हैं, हम प्रीवियस ईयर को इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते हैं। यह रेस्पेक्टिव टर्म है, किसी के साथ ही बोला जाएगा, क्योंकि पहले वाला तो आपको बताना पड़ेगा किससे पहले वाला। तो इसीलिए क्योंकि असेसमेंट ईयर से पहले वाला होगा तो पहले हमें बोलना चाहिए असेसमेंट ईयर, उसके बाद हमें बोलना चाहिए प्रीवियस ईयर। तो अगर टैक्स का एक्सपर्ट बनना है, टैक्स की मास्टरी करनी है और टैक्स सही तरीके से आपको समझना है, तो जो मैं कह रहा हूं मानते हुए चलना। जब भी कोई पूछे कि इन दोनों ईयर्स के बताओ कौन सा असेसमेंट ईयर है कौन सा प्रीवियस ईयर है, नेवर से कि ये प्रीवियस ईयर है ये असेसमेंट ईयर है, बल्कि ये बोलो इस ईयर में हम टैक्स को कंप्यूट कर रहे हैं, इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, ये असेसमेंट ईयर है। इसका मतलब इनकम इससे पहले वाले ईयर में अर्न की गई होगी और इससे पहले वाले ईयर को क्या बोला जाएगा? प्रीवियस ईयर बोला जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में असेसमेंट ईयर 2021, तो असेसमेंट ईयर 2021 के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1920।
अगर असेसमेंट ईयर 1920 तो असेसमेंट ईयर 1920 के लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1819, और अगर असेसमेंट ईयर 1819 तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 1718। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहां समझ में आया। अब बात ये उठती है, सर ये बात बताई क्यों जा रही है कि कौन सा प्रीवियस ईयर कौन सा असेसमेंट ईयर? हमें तो आप एक साल की इनकम का टैक्स निकालना सिखा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इनकम टैक्स हर साल बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। बजट आता है, उस बजट का एक हिस्सा होता है फाइनेंस एक्ट, और वो फाइनेंस एक्ट क्या करता है, इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स करता है, इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस करता है, जो कि हर साल होते रहते हैं। दोबारा सुनो मेरी बात के लिए, और ये बात बड़ी नॉलेजेबल है। आप जब कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करते हैं तो आप कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। जैसे अभी सिटीजन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया। जो मेन एक्ट होगा उसका नाम तो सिटीजन एक्ट होगा, और उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया। जब हाउसेस से पास हुआ, प्रेसिडेंट की सैंक्शन मिला, तो वो क्या बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और जो प्रोविजन थे अब वो किसके अंदर जाके मर्ज हो जाएंगे, जो मेन एक्ट था उसके अंदर जाके मर्ज हो जाएंगे। जहां जहां अमेंडमेंट किया होता वहां जाके उनको डाल दिया जाएगा। यही आपने लॉ में पढ़ा होगा। कंपनीज एक्ट 2013 में कोई भी अमेंडमेंट किया जाएगा तो पहले हाउस में क्या आएगा, पार्लियामेंट के अंदर क्या आएगा, कंपनीज अमेंडमेंट बिल। पास होने के बाद प्रेसिडेंट से भी परमिशन मिल जाएगी, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। और जो मेन कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर उन अमेंडमेंट्स के लिए इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? लेकिन जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक कॉमन एक्ट आता है, कॉमन, जिसको कहा जाता है फाइनेंस एक्ट। इनकम टैक्स का टीचर जब भी बोलेगा बेटा देखो ये अमेंडमेंट है, तो वो कभी ये नहीं बोलेगा बाय द इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट, वो बोलेगा बाय द फाइनेंस एक्ट। कस्टम एक्ट में जब भी कोई अमेंडमेंट किया जाएगा तो वो टीचर कभी ये नहीं बोलेगा बाय द कस्टम अमेंडमेंट एक्ट, वो क्या बोलेगा, बाय द फाइनेंस एक्ट। जब भी इनकम टैक्स के अंदर, जब भी कस्टम ड्यूटी के अंदर, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट किया जाता है तो एक कॉमन एक्ट आता है जिसको कहा जाता है फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट बजट का एक हिस्सा होता है। जिस समय बजट प्रेजेंट किया जाता है उस समय फाइनेंस बिल बोला जाता है। जब बजट पास हो जाता है दोनों हाउसेज में एक कॉमन मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट अपना सैंक्शन दे देते हैं, तो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और फाइनेंस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स के अमेंडमेंट भी होंगे, एक्साइज के अमेंडमेंट भी हुआ करते थे, सर्विस टैक्स के भी हुआ करते थे, कस्टम के भी हुआ करते थे। और जिस एक्ट का जो भी अमेंडमेंट हुआ करता था उस मेन एक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए चले जाते थे। तो इनकम टैक्स का टीचर भी ये बोलता था बेटा ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट ने किया है, कस्टम का टीचर भी यही बोल रहा था, एक्साइज का भी टीचर यही बोलता था। तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे चेंजेस करता है रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट आता है वो इनकम टैक्स में हर साल बहुत सारे चेंजेस करता है। सर चेंजेस क्यों किए जाते हैं? देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो सिचुएशन चल रही है, सरकार को क्या चीज प्रमोट करनी है, सरकार को क्या चीज डिमोट करनी है। आप कहां टैक्स की चोरी कर रहे थे तो उन प्रोविजंस को और भी ट्रांसपेरेंट बनाना है। कहां पे सरकार किस चीज में और ज्यादा बेनिफिट देना चाहती है, कौन सी नई चीजें इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस करना चाहती है, कौन सी चीजों का मतलब खत्म हो गया उनको टैक्स से हटाना चाहती है। सरकार की जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है वो बहुत सारे डिसीजन लेती है फाइनेंस से रिलेटेड टैक्स को कलेक्शन करने के लिए। तो हर साल इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो हम जो प्रोविजंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारे असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे। इस वजह से फर्क क्या पड़ता है, अमेंडमेंट्स की वजह से हर साल टैक्स का रेट भी चेंज हो सकता है, टैक्स के प्रोविजंस भी चेंज हो सकते हैं, इनकम को निकालने का मेथड भी चेंज हो सकता है। बात सुनो, अगर कोई कहता है कि मेरी इनकम 6 लाख रुपए थी 4 साल पहले और मैंने उस इनकम पे असेसमेंट में इतना टैक्स पे किया था, आज वो कहता है कि मेरी इनकम दोबारा से 6 लाख है, मैं उतना ही टैक्स पे कर दूं, दो डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। उस ईयर की बात छोड़ो, उस ईयर में कंप्यूटेशन का क्या तरीका हुआ करता था, कौन सा बेनिफिट मिलता था, कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता था, टैक्स का रेट क्या चलता था, वी आर नॉट बॉदर।
भाई साहब ये बताओ, अब जो टैक्स पे कर रहे हो उस समय कौन से प्रोविजन से एप्लीकेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाएगा, और इस समय जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो आपकी इनकम पे लगाए जाएंगे। इसलिए इनकम टैक्स में ये बताना बहुत जरूरी होता है कि हमारे लिए कौन सा असेसमेंट ईयर है, और असेसमेंट ईयर पता चल गया तो प्रीवियस ईयर तो उससे पहले वाला होगा, इमीडिएटली पता चल जाएगा, और हम वही प्रोविजंस पढ़ेंगे जो उस असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये बात अच्छे तरीके से कान खोल के सुन लो, कोई भी पुरानी बुक टच मत कर लेना, उसके प्रोविजंस आपको धोखा दे जाएंगे, यू कैन लूज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। जितने भी बच्चे यहां पढ़ रहे हैं उनके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 20 और 21 में होने वाले हैं। आप पूछो आपका एग्जाम कब है? हाँ सर 20-21 में हमारा एग्जाम होगा, और अगर आपका एग्जाम 20-21 में होगा तो 20-21 में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के उस पर्सन की इनकम को कंप्यूट कर रहे होगे, उस पर टैक्स निकाल रहे होगे। इसलिए आप लोगों के एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर हो गया 20 एंड 21। और क्योंकि 20-21 में आपको इनकम कंप्यूट की जा रही है, इसका मतलब उस पर्सन ने, जिस पर्सन की भी इनकम आप निकाल रहे हो, वो किस ईयर में अर्न करी होगी? सर 20-21 से पहले वाले ईयर में अर्न करी होगी, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। अब ये डिसाइड हो गया, अब ये चेंज नहीं होगा आप लोगों के लिए जो 20-21 में पेपर देने वाले हैं, क्योंकि 2021 में आप उस आदमी की इनकम को कंप्यूट करके टैक्स निकालोगे, जो असेसमेंट कर रहे हो 20-21 में कर रहे हो, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर हो गया 20-21। और क्योंकि 20-21 असेसमेंट ईयर है, इसलिए पेपर में जो भी इनकम के पर्टिकुलर्स आपको दे रखे होंगे वो 20-21 से पहले वाले ईयर में अर्न किए गए होंगे, इसलिए आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया 1920। जिस ईयर में इनकम और इनकम टैक्स को असेस करते हैं उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में उस इनकम को अर्न किया जाता है वो इससे इमीडिएटली पहले वाला ईयर होता है, उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। एंड फॉर योर एग्जामिनेशन असेसमेंट ईयर इज 2021 एंड द प्रीवियस ईयर इज 1920। और हमें जो एग्जाम में अपने पढ़ना पड़ेगा तो वो हो गया फाइनेंस एक्ट 2009। जो फाइनेंस एक्ट 2019 आया था तो 19-20 में जो इनकम कमाई जाएगी उसके लिए आया, मतलब 20-21 में जो इनकम को असेस किया जाएगा उसके लिए था। तो वो सारे अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने हैं जो फाइनेंस एक्ट 2019 ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इनकॉर्पोरेट किए थे। अब दोबारा बजट आने वाला है, बहुत जल्दी फेब में आने वाला है बजट, और वो बजट होगा फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें एक हिस्सा होगा। आपको वो बजट नहीं देखना है, उसके प्रोविजंस अपने कान में नहीं डालने हैं। जो फाइनेंस एक्ट 2020 से अमेंडमेंट होंगे वो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए होंगे, मतलब असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 21-22। तब तक तो हम लोग फाइनल में आ चुके होंगे, हम फाइनल में देखेंगे उस फाइनेंस बिल के लिए, फाइनेंस एक्ट के लिए। जो 20-21 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट होगा वो होगा फाइनेंस एक्ट 2019। कान खोल के सुन लो, जहां भी मैं बोल लूं दिस अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2019, बस समझ लेना हमारे नंबर पक्के हो गए। जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं उसके पेपर में आने के चांसेस एकदम से शूट कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो सर इसकी लॉ में डेफिनेशन भी बता दो, वो बाद में, उस डेफिनेशन को बाद में देखेंगे जो एक्ट में लिखी हुई है। पहले जो मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हारा बेस तैयार कर रहा हूं, इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं, फिर एक्ट की लैंग्वेज में भी एंटर करेंगे, वहां क्या लिखा हुआ है वो भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज की डेट में आपको ये पता चल गया, जिस ईयर में इनकम टैक्स को असेस करके पे करते हैं असेसमेंट ईयर, और उस इनकम को उस ईयर से पहले अर्न किया गया होता है, तो जिस ईयर में इनकम को अर्न किया गया होता है उसको कहा जाता है प्रीवियस ईयर। आई होप यहां तक जो भी पढ़ाया आपको मजा आया होगा सुन के, पढ़ के, और एग्जैक्टली आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहता हूं। इसके बाद एक बात और करते हैं, इसके बाद एक मजेदार बात यह करते हैं पढ़ने वाली, और जो आपको समझने वाली बात है। इनकम टैक्स ये कहता है इनकम को जो अर्न किया जाता है वो हम कुछ हेड्स में डिवाइड करेंगे। हम ये बताएंगे कि हम इनकम का नाम क्या दे रहे हैं। पहले मैं लिखता हूं तब अपनी बात को डिटेल में समझाऊंगा। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, ठीक है सर। इनकम
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। एक मिनट बेटा, आपको मोबाइल यूज नहीं करना है जब मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, बहुत जरूरी मैसेज था। स्टूडेंट्स कभी कभी कुछ ऐसा पूछते हैं और कोई खास काम होगा तभी मैं देख लिया, वरना मैं भी फोन यूज नहीं करूंगा, आप भी यूज नहीं करोगे। और तीसरा, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। और चौथा सरकार ने लिखा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। सरकार कहती है बंसल जी टैक्स पे करो, बंसल जी मतलब सौरभ बंसल। मैं कहता हूं ठीक है, मैं टैक्स पे कर देता हूं। बोले जो आप 90-20 में इनकम को अर्न कर रहे हो उस पर आपको टैक्स 20-21 में पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर अभी तो जनवरी चल रही है, अभी तो और भी अर्न करूंगा, अभी तो बहुत सारी पेन ड्राइव्स मेरी बिकेंगी, एक तो फेस टू फेस है वहां से भी फीस आएगी, तो जैन अभी खत्म हो जाए, फैब खत्म हो जाए, 31 मार्च को ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम टैक्स निकालना शुरू कर देंगे और फिर हम पे कर देंगे असेसमेंट ईयर में। सरकार ने कहा ठीक। अब हम उसको कंप्यूट कैसे करेंगे? तो सरकार मुझसे पूछती है बंसल जी आप कौन सी इनकम को अर्न करते हो? मैं कहता हूं उससे क्या फर्क पड़ता है, इनकम आ रही है, इनकम को निकाल लूं, खर्चे माइनस कर दूंगा। बोले नहीं, इनकम के कंप्यूट करने का तरीका भी डिफरेंट होगा। इनकम को निकालने का प्रायोरिटी मेन तो वो ही रहेगा, इनकम में से खर्चे माइनस करो, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस डिफरेंट भी हो सकते हैं और वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है। मैंने सरकार से कहा नेचर ऑफ इनकम से आपका क्या मतलब? बोले इनकम को हम बेसिकली 4 हेड्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप एज एन एम्प्लॉय अर्न कर रहे हो फ्रॉम योर एम्प्लॉयर तो उसको हम बोलेंगे सैलरी इनकम। अगर आप अपने घर को लेट आउट करते हो और आपको रेंटल इनकम हो रही है, घर को लेट आउट करने से, तो उसको नाम दिया गया इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप रेंटल इनकम को अर्न कर रहे हो तो उसको हम नाम देंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। बोले अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन कैरी करते हो, किसी भी तरीके का बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस का मतलब होता है गुड्स को मैन्युफैक्चर या ट्रेडिंग वगैरह करना, और प्रोफेशन का मतलब होता है स्किल्ड बेस होती है, टैलेंट बेस होती है, उसको हम बोलेंगे पीजीबीपी। पीजीबीपी शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। शॉर्ट में कहने की हैबिट पड़ गई है तो इनिशियल्स लेके हमने बना दिया पीजीबीपी, प्रॉफिट का पी, गेन्स का जी, बिजनेस का पी और प्रोफेशन का पी, पीजीबीपी। और बोले अगर आप अपनी एसेट्स को बेचते हो, एसेट्स के लिए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट और एसेट आज की क्लास में सेम मतलब मान लो, थोड़ा सा बहुत माइनर डिफरेंस होता है। अगर अपनी एसेट्स के लिए सर आप बेचते हो तो एसेट्स के लिए अगर आप बेचते हो तो उस इनकम को बोलेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। और बात भी सही है, आप एसेट को बेचते हो तो वो तो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, वो तो कैपिटल नेचर की है, उसको बोला जाएगा कैपिटल गेन। अब आपको मैं बता रहा हूं कि आप अपने आसपास नजर डाल के देखो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, आपके भाई बहन अगर इनकम को अर्न कर रहे हैं उसके बारे में सोचो, अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचो, फ्रेंड्स के बारे में सोचो, रिलेटिव्स के बारे में सोचो, सेलेब्स के बारे में सोचो, सेलिब्रिटीज हैं जिनको भी आप जानते हो, और सोचो ये किस तरीके से इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो आपको 99.9% इन 4 में ही फॉल करते हुए मिलेंगे सारे लोग। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, आप जॉब करते हो तो सैलरी इनकम हो जाएगी, अगर आपने अपने घर को किराए पे दिया हुआ है तो रेंटल इनकम हो जाएगी, आप अगर बिजनेस करते हो या टैलेंट बेस स्किल्ड बेस इनकम को अर्न करते हो
तो आपका पीजीबीपी हो जाएगा। और अगर आपके लिए किसी भी तरीके की एसेट्स को बेचते हो, आपने कभी अपना घर बेच दिया, आपने कभी अपनी ज्वेलरी बेच दी, उसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। एक छोटी सी बात बता दूं, बात में तो डिटेल में डिस्कस करना ही है, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं आपका, तो आप अपना कोई कोर्स जो भी है कर लेते हो। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद, एमएसएमडी करने के बाद सपोज करते हैं अपना क्लिनिक खोल लेता है, अपना एक खोल के डॉक्टरी अपनी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, बोलेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। लेकिन अगर वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है, तो अब क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन हो गया, तो अब इसके लिए पीजीबीपी नहीं बोला जाएगा, अब इसको इनकम अंडर द हेड सैलरीज बोला जाएगा। ये क्वेश्चन हम सैलरी में डिस्कस करते हैं कि एक डॉक्टर अगर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और किसी हॉस्पिटल में एज एन एम्प्लॉय कर रहा है, तो हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सी इनकम सैलरी में जाएगी, कौन सी पीजीबीपी में जाएगी। लेकिन यहां लॉजिक के थ्रू आपको भी तो समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। आप में से कोई सीए कर रहा है, सीए करने के बाद अपनी प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली यू आर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज, उसको बोलेंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन सीए करने के बाद आप एज ए ऑडिटर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, तो अब आपका जो रिलेशन हो गया वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो गया, वो आपकी इनकम को बोला जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। तो आज की क्लास के लिए आप इतना समझ सकते हो कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होगा, तो हम बोलेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरीज। और अगर ये रिलेशन नहीं होगा तो बोला जाएगा पीजीबीपी। आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, कोई आपके ऊपर नहीं बैठ के आपको टर्म्स और डिक्टेट कर रहा है, पीजीबीपी। कोई आपके ऊपर बैठा हुआ है जो आपसे काम करवाने के आपको पैसे दे रहा है, आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो, आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, दैट इज इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इसी तरीके से एक बात मैं और भी बता दूं, एक आदमी बिल्डर है, वो 50 मकान बना के बेचता है और मैं भी अपना मकान बेचता हूं। जो बहुत सारे मकान बना के बेच रहा है उसके लिए तो बिजनेस हो गया, लेकिन मेरे लिए तो मकान मेरा इन्वेस्टमेंट था, मेरी तो एसेट थी, मेरे लिए कैपिटल गेन हो गया। तो एक ज्वेलरी शॉप वाला है, वो भी ज्वेलरी बेच रहा है, कुछ ज्वेलरी मैंने भी किसी टाइम पर खरीदी थी, आज मैं बेचता हूं। ज्वेलरी शॉप वाले के लिए ज्वेलरी होगी वो पीजीबीपी हेड में जाएगी, लेकिन मैं ज्वेलरी को बेचता हूं तो कैपिटल गेन्स में जाएगी। आप समझो, बिजनेस की चीज होती है स्टॉक इन ट्रेड, और एसेट और स्टॉक इन ट्रेड में तो डिफरेंस, आप तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट तो आपको अच्छी तरीके से पता है। कोई चीज दुकान में रखी होती है स्टॉक इन ट्रेड, घर के लॉकर में रखी होती है इन्वेस्टमेंट एसेट्स। मेरा घर पर्सनल मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, लेकिन बिल्डर के लिए जैसे लोग पंखे बेचते हैं, जैसे एसी बेचते हैं, जैसे टीवी बेचते हैं, वो मकान बेच रहा है, उसके लिए वो एसेट नहीं है, उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। उसके लिए इनकम का हेड, इनकम की नेचर पीजीबीपी की मानी जाएगी, लेकिन मेरे लिए इनकम मानी जाएगी कैपिटल गेन्स की। अगर मैं अपनी ज्वेलरी बेचता हूं तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट था, मैं टीचर हूं, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, एसेट है, मेरे लिए कैपिटल गेन की इनकम होगी। लेकिन ज्वेलर के लिए, जिसने ज्वेलरी शॉप रन कर रहा है, उसके तो स्टॉक इन ट्रेड के तरीके से है, उसके लिए पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए। बहुत ही अंडरस्टूड बातें समझ में आ रहा होगा। तो इस क्लास को देखने के बाद आप नीचे उतरते हो, एक महाशय आपको पकड़ के कहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, आप अपने कोर्स का नाम बताते हो। वो कहते हैं बेटा मैं गोल्ड बेच के आ रहा हूं, अब इनकम टैक्स में इनकम को कंप्यूट करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन से चैप्टर के प्रोविजंस लगाऊं। तो एक ही बात, आपके पास जो ज्वेलरी या गोल्ड था वो एज ए इन्वेस्टमेंट्स था या एज ए स्टॉक इन ट्रेड था। वो कहता है बेटा मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे पास पैसा था, मैंने गोल्ड खरीद लिया, अब बेच दिया, इन्वेस्टमेंट्स के तरीके से। आपकी इनकम वैसे कंप्यूट की जाएगी जैसे कैपिटल गेन चैप्टर में लिखा हुआ है। बोले बेटा मेरी तो ज्वेलरी की शॉप है, मैं तो खरीदता रहता हूं, बेचता रहता हूं, तो ही वॉज होल्डिंग द एसेट एज ए स्टॉक इन ट्रेड। अब उसकी इनकम को निकालने का तरीका वो होगा जो इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन में लिखा हुआ है, थोड़े डिफरेंट तरीके से उसकी इनकम निकाली जाएगी। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है, और बात शुरू होकर 5वें हेड में जाती है। अगर कोई ऐसी इनकम है जो इन 4 हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती है, पैटी इनकम्स होती हैं, वो सेकेंडरी इनकम होती है, लेकिन होती हैं इनकम जो इन चारों हेड्स में नहीं जाएंगी।
तो अगर उनके लिए कोई हेड नहीं बनाया गया तो वो इनकम, वो आदमी क्या बोलेगा, फिर तो मैं इनकम को अर्न ही नहीं कर रहा हूं। आप कहते हो इनकम 4 तरीके की होती है और मेरी इनकम इन चारों हेड्स में फॉल ही नहीं कर रही है। तो ऐसी इनकम्स के लिए और कितने सारे हेड्स बनाए जाएं? इनकम तो पैटी बहुत सारी हो सकती है, मैं भी नाम बताऊंगा। तो उन सबको कवर करने के लिए कॉमन हेड बना दिया गया और जिसका नाम रखा गया इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। और मालूम है क्या लिखा गया? द इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एबव 4 हेड, जो ऊपर लिखे 4 हेड्स में फॉल नहीं करेगी तो उसका ऑटोमेटिकली हेड क्या हो जाएगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आप समझो जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके मतलब की चीजें हैं सारी की सारी। ऊपर लिखी हेड्स को डिफाइन किया गया है और ये रेजिडुअल हेड हो गया। जो इनकम चारों हेड ने एक्सेप्ट करने से मना कर दी वो ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गई? 5वें हेड्स में पहुंच गई। सर एक एग्जाम्पल तो देके बताओ बेटा। इसका जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया। मेरे पास डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स में मुझे इंटरेस्ट मिलता है। क्या बताओ सैलरी इनकम है? नहीं। क्या रेंटल इनकम है? नहीं। क्या बिजनेस की इनकम है? नहीं। क्या 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 कैपिटल गेन है? कैपिटल गेन तब होगा जब डिबेंचर को बेचूंगा। डिबेंचर इज इन्वेस्टमेंट एसेट। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि ये चारों हेड्स में नहीं जा रही है तो ये क्या हो गई? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसका एक एग्जांपल और भी है, डिविडेंड ऑन शेयर्स। हाँ सर ये तो बहुत है। आपके दिमाग में स्मगलिंग आया होगा, आपके दिमाग में पिक पॉकेटिंग आया होगा, आपके दिमाग में सड़क में पड़ी हुई चीज मिल गई ये आया होगा। यही चलता है तुम्हारा दिमाग। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, 2003 एंड 4 में पहला बैच पढ़ाया था, 16-17 ईयर्स हो गए। मुझे पता है दिमाग कहां जाता है। उनको भी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी उन इनकम की बात कर लेते हैं जो कमाई जाती हैं, जो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से कमाई जा रही हैं। किसी के पास शेयर्स है, अगर वो शेयर को बेचता है तो कैपिटल गेन होगा। बेच नहीं रहा है शेयर्स को, शेयर्स तो उसको डिविडेंड मिल रहा है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। अब उसकी जो इनकम होगी वो उसकी इनकम अदर सोर्सेस के अंदर जाएगी। ये डिविडेंड ना तो सैलरी में आ रही है, ना रेंटल इनकम है, ना बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, ना कैपिटल नेचर की है। जो चारों में नहीं गई इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। इसमें एक इनकम और भी बताता हूं, कैजुअल इनकम। जितनी भी कैजुअल इनकम होती है, कैजुअल इनकम का मतलब होता है जो बाई चांस होती है या ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितने भी गेम शोज आते हैं। और भी बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, लेकिन अभी मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको, इन सबको मिला के कहा जाता है आपके लिए कैजुअल इनकम। जैसे लॉटरी, जैसे गैम्बलिंग, जैसे क्रॉस वर्ल्ड पजल्स, जैसे रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, जैसे केबीसी। या तो बाई चांस हो या ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू हो या मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी गेम शो चल रहा हो। जैसे अब लॉटरी है बाई चांस, गैम्बलिंग है बाई चांस, क्रॉसवर्ड पजल्स आपने देखा होगा। आप एक अखबार में आती है क्रॉसवर्ड पजल्स, लेफ्ट से राइट फिल करो, अप से बिलो फिल करो। तो आप उस पजल को फिल करके आप न्यूज़पेपर वालों को भेज देते हो। अब पूरे इंडिया से एंट्रीज आई होंगी, उनके ड्रॉ निकाला गया होगा तो क्या हो गया? ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बहुत सारी में से एक चुनी गई होगी। तो ये भी एक तरीके से बाई चांस नेचर की हो गई। रेसेस, आप किसी रेस कोर्स में जाते हो, आपने फिल्मों में देखा होगा बहुत सारे हॉर्सेस दौड़ रहे हैं और लोग पैसे लगा रहे हैं उसके ऊपर। तो ये क्या हो गया? बाई चांस कौन सा घोड़ा जीतता है। तो ये किस नेचर की हो गई? कैजुअल नेचर की हो गई। इसको कैजुअल इनकम बोला जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितने भी गेम शो आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, सलमान खान का 10 का दम, इसमें जो भी प्राइज मनी होता है उसको भी कैजुअल इनकम बोला जाता है। और इन सब के लिए जो हेड ऑफ इनकम माना जाता है वो अदर सोर्सेज, क्योंकि ना तो सैलरी इनकम है, ना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ना पीजीबीपी की इनकम है, ना किसी कैपिटल एसेट को बेचा गया, इसलिए इसके लिए हेड माना जाता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। मैं यहां खड़े होकर अदर सोर्सेज पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा दूं, क्योंकि पूरा चैप्टर है। लेकिन आज बेसिक की क्लास है, आज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो भी आपको इनकम मिले, जो अर्न की गई है, अगर वो ऊपर लिखे 4 हेड्स के अंदर नहीं जाती है तो किस हेड में आ जाएगी? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूट करना पड़ेगा जो इस चैप्टर के प्रोविजंस होंगे, फिर उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने आपको थोड़ी बात तो ये बताई कि टैक्स 2 तरीके के होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हम टैक्स सरकार को पे क्यों करते हैं, उस पर भी आप कन्विंस हुए होंगे। फिर मैंने इनकम टैक्स की जब शुरुआत करी तो ये बताया कि जिस ईयर में टैक्स पे करते हैं, इनकम को कंप्यूट करते हैं असेसमेंट ईयर, और उस इनकम को उससे पहले वाले ईयर में अर्न किया जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर। और फाइनली मैंने ये बताया कि इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है, 4 तो डिफाइंड है और एक रेजिडुअल है जो इनकम ऊपर लिखे 4 हेड्स में नहीं जाएगी, वो आखिरी हेड में चले जाएगी। इसको बोला जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अब थोड़ा रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, सोचो सर ने पढ़ाया क्या। इन बातों को आपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तरीका क्या रहेगा? देखो, क्लास में तो बच्चे क्लास मिस कर देते हैं, फिर टीचर की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर हमारी तबीयत खराब हो गई थी, हमारी सर बाइक पंक्चर कर गई थी, या सर हमारे घर पे कुछ काम था, सर हमें एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। ये ऐसी तो कोई खुशामद वाली बात नहीं है। यहाँ तो आपके हाथ में रिमोट है, आधे घंटे देखो, 15 मिनट देखो, 25 मिनट देखो, मत देखो। तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारे पास क्लासेस पहुंच गई ना, इट्स योर ड्यूटी कि आप कैसे देखते हो। हर चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, बेनिफिट्स डेफिशिएंसी दोनों होती है। पेन ड्राइव क्लास या वीडियो क्लासेस के पहले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक बेनिफिट ये होता है कि आपका आने जाने का टाइम बहुत सारा बच जाता है, जो आप ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करते थे। दूसरे शहर में पढ़ने जाते थे तो वहां आप कोई एकोमोडेशन लेते थे, होटल हॉस्टल लेते थे, पीजी लेते थे, खाना आपको आपके मनमाफिक नहीं मिलता था, खर्चा भी आपका होता था। कभी कोई क्लास मिस हो जाती थी, टीचर आपको बैकअप देने के लिए तैयार नहीं होते थे। इन सब बातों से आपको निजात मिल जाती है। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरे शहर में जाके खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, पेरेंट्स के पास अपने घर में रह के आप अपने मनपसंद का खाना खा सकते हो। लेकिन ये बेनिफिट्स तो एक बहुत 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 बड़ा ड्रॉबैक भी है कि क्लासेस के अंदर एक पंक्चुअलिटी होती है, एक टाइम टेबल होता है, आप पहुंचो या नहीं पहुंचो, सर अपनी क्लासेस लेंगे तो आपको मजबूरी में पहुंचना ही पड़ता था। अगर मिस हो गया तो बैकअप कैसे मिलेगा? लेकिन यहां क्योंकि आपके हाथ में की है तो आपको लगता है अब तो हम जब चाहे तब देखेंगे, और आप पोस्टपोन करते रहोगे। आपको लगेगा चलो सुबह 2 घंटे बाद देखते हैं, बस ये मैच खत्म हो जाए। मैच खत्म होने के बाद सोचोगे चलो बस एक मैगी बना के खा लेते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद सोचोगे चलो थोड़ा व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक देख लेते हैं, उसके बाद यार पढ़ना शुरू करेंगे। और अपने हाथ में की होने की वजह से आप आज का दिन पूरा निकाल दोगे। अब कल मालूम है क्या सोचोगे? चलो ऐसा करते हैं 1 घंटे की जगह 2 घंटे देख लेंगे और हमारा काम चल जाएगा। और मुझे पता है, देखो मेरी बात मानो, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस लूं, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, हजारों बच्चों को पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी समझता हूं। और वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और एक दिन इतना एक्यूमुलेट हो गया कि आपको टाइम कम लगने लगा एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते, तो वहां आपका मन पढ़ाई से उचटने लगेगा। कसम खा लो, जिस तरीके से बैच चलता था, जिस तरीके से जाते ही जाते थे, उसी तरीके से पेन ड्राइव का शेड्यूल बनाएंगे। चाहे दिन में 1 क्लास देखने का रखो, चाहे 2 क्लासेस देखने का रखो, चाहे आप ड्यूरेशन की 1 घंटा देखेंगे या 2 घंटा देखेंगे या 3 घंटा देखेंगे, जो भी आपको शूट करता हो, लेकिन जो टाइम टेबल आपने बनाया उस पर आपको रहना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, उस पर नहीं रहोगे तो बहुत पछताओगे। इस तरीके की बातें भी करेंगे टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बेनिफिट हो। बहुत लंबी क्लासेस में प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्लासेस तो मुझे पूरा ही प्रोवाइड करना है, चाहे वो 50 क्लासेस में प्रोवाइड करूं, चाहे एक आपको 100 क्लासेस में प्रोवाइड करूं, क्या फर्क पड़ता है? 50 क्लासेस का मतलब लंबी क्लासेस हो गई, 100 का मतलब छोटी क्लासेस हो गई, सारी क्लासेस तो आप ही के पास है। मैं